नमस्कार भविष्य के अधिकारियों, मैं हूं कुशल यादव और आप देख रहे हैं फ्यूचर ऑफिसर। आज हम आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दिल्ली की हवा अक्टूबर नवंबर के महीने तक आते आते सीवियर अर्थात बहुत खतरनाक स्थिति में पहुंच जाती है। तो उसके लिए कौन से कारक उत्तरदायी होते हैं और उसके प्रदूषण के नियंत्रण के लिए जो CAQM बॉडी बनाई गई है उसका क्या रोल होता है, और साथ ही हम इस क्लास में ये भी समझेंगे कि दिल्ली और NCR का क्षेत्र किया क्यों, इसके भौगोलिक कारक क्या हैं। तो इसके साथ ही आज के टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे, और जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे, एयर पॉल्यूशन एंड CAQM, जिसकी फुल फॉर्म कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे न्यूज आर्टिकल जो जो चर्चा में रहे हैं। CAQM पे भी चर्चा में रहा है, ये भी CAQM पे डाउन टू अर्थ मैगजीन से लिया गया है। बजट 2026 में भी एयर क्वालिटी मैनेजमेंट आउटले डाउन 10%। तो हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे, और किन किन टॉपिक पर चर्चा होगी ये भी जान लेते हैं कि दिल्ली की हवा इतनी जहरीली क्यों, क्या कारण है, और CAQM जो बॉडी है वो क्या करती है, इसका वैधानिक ढांचा क्या है, भौगोलिक कारक क्या है, दिल्ली ही क्यों, प्रदूषण के मानक AQI और प्रदूषक क्या है। यहाँ से आप लोगों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। और सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है वायु प्रदूषण के संबंध में, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य क्या रहा है, लैंडमार्क इंटरवेंशन क्या रहे हैं, अन्य पहलुओं को भी समझेंगे। अन्य पहलुओं के अगर अंतर्गत हम बात करें तो इसमें हम ग्रेप के बारे में समझेंगे, जो कि अगर ग्रैप के संबंध में हम बात करें तो ये CAQM बॉडी इनको लागू करती है। इसके बारे में हम पूरी डिटेल जानकारी अभी नीचे समझेंगे। जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी हम इसके बारे में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि प्रदूषण के कारण करेंगे, प्रदूषण के कारण के बारे में। अब प्रदूषण के कारण के जब बारे में बात करेंगे तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे दो कारण लिखे हैं। एक तो मुख्य कारण लिखे हैं और एक स्पेशल कारण लिखे हैं। तो प्रदूषण के मुख्य कारण के बारे में पहले बात करेंगे। ये वो कारक हैं जो साल भर दिल्ली की हवा में जहर घोलते रहते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप पहला देख रहे होंगे, यातायात और वाहन के संदर्भ में। यातायात और वाहन के संदर्भ में जब हम देखते हैं तो हम ये जानते हैं कि दिल्ली में गाड़ियों की संख्या किसी भी अन्य भारतीय शहर से कहीं ज़्यादा है। जो ट्रकों, कारों और दोपहिया वाहनों से निकलने वाले नाइट्रस नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 और PM2.5 हवा को सबसे ज़्यादा खराब करते हैं। तो इसके अंतर्गत यातायात और वाहन हो गया। और जो धूल के बारे में हम कारक के बारे में बात करेंगे तो हम जानेंगे कि सबसे ज़्यादा यातायात व वाहनों की संख्या होने के कारण इसमें सड़कों की धूल और कंस्ट्रक्शन साइट से उड़ने वाली धूल शामिल होती है। दिल्ली के आसपास कहीं ना कहीं निर्माण कार्य चलता ही रहता है, जिसके कारण धूल भी एक मुख्य कारण में शामिल हो जाता है। इसी के तहत हम औद्योगिक उत्सर्जन के बारे में बात करेंगे। औद्योगिक उत्सर्जन के बारे में जब हम बात करते हैं तो दिल्ली के बॉर्डर इलाकों, जैसे कि दिल्ली के जो बॉर्डर इलाके होते हैं, जैसे कि हम जानते हैं बवाना इत्यादि जैसे इलाके, यहाँ पर सबसे ज़्यादा औद्योगिक फैक्ट्रियाँ हैं, जिसके कारण औद्योगिक फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं भी हवा को प्रदूषित करता है। कूड़ा जलाना, जैसे कि हम कूड़े को भी समझ सकते हैं। जैसे कि हमारे नगर पालिका क्षेत्र में जहाँ कूड़ा इकट्ठा होता है, जहाँ कूड़े का ढेर लगता है, जैसे उसको कहते हैं एनवायरनमेंट की भाषा में लैंडफिल साइट। तो लैंडफिल साइट पे जो कूड़ा इकट्ठा होता है उसमें आग लगाई जाती है। आग लगाने के उपरांत वहां से मीथेन प्लस जहरीला धुआं निकलता है, जिसके कारण यहाँ की हवा को काफ़ी क्षति पहुँचती है, जो कि आगे चल के मानवीय स्वास्थ्य पर एक नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। अब इसके साथ ही प्रदूषण के मुख्य कारण के बारे में हम इतना जानते हैं। अब यहीं पे अगर बात करते हैं अगर स्पेशल कारक के संदर्भ में हम देखें तो पहला हम जो कारक देख रहे हैं तो वो यहाँ पे जो पहला कारक देखने को मिलेगा वो दिखेगा भौगोलिक स्थिति के बारे में। तो हम इसे एक मैप के माध्यम से देखते हैं। जैसा कि ये मैप है, आप यहाँ पे देखेंगे और बहुत अच्छे से समझिएगा कि दिल्ली के आसपास कहीं भी कोस्टल एरिया नहीं है, अर्थात दिल्ली एक लैंडलॉक सिटी है। जबकि इसकी तुलना मुंबई, गोवा या पणजी जैसे क्षेत्रों से करते हैं तो मुंबई
के पास समुद्र की सीमा है, जिसके कारण यहाँ पर चलने वाली उत्तरी हवाएं के माध्यम से दिल्ली में प्रदूषक क्षेत्र जो भी होते हैं वो अरेबियन सी में डिपॉजिट हो जाते हैं। और जबकि दिल्ली में ऐसा नहीं है, क्योंकि इसके उत्तर में हिमालय है, और जो कि हिमालय एक बैरियर का काम करता है, क्योंकि दिल्ली से चलने वाली हवा उत्तर की ओर निकल नहीं पाती है, जिसका सबसे बड़ा रीजन हिमालय का होना है, जिससे कि वो हवाएं वापस आती हैं और सारे प्रदूषक को दिल्ली में डिपॉजिट करती हैं, जिसके कारण इसकी भौगोलिक स्थिति एक प्रदूषण का केंद्र बना देती है। अब इसी के संदर्भ में जब हम दूसरे प्रदूषक के कारक के बारे में बात करते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, पराली का धुआं, पराली के धुएं को भी हम इसी से समझ सकते हैं। मैप के माध्यम से इसको भी समझते हैं कि अक्टूबर नवंबर में पंजाब क्षेत्र से और हरियाणा क्षेत्र से, आप इन दोनों पंजाब क्षेत्र से और इस हरियाणा क्षेत्र से जो भी हरियाणा, इन दोनों क्षेत्रों के जो किसान होते हैं वो कटाई के बाद पराली जलाते हैं, और उत्तर पश्चिमी हवाएं जो होती हैं, इस तरफ की जो हवाएं होती हैं वो इस धुएं को सीधे दिल्ली की ओर धकेल देती हैं, जिससे कि दिल्ली के प्रदूषण में इजाफा करती हैं। इसे आप एक आम उदाहरण से ऐसे समझ सकते हैं, यह वैसा ही है जैसे आपके पड़ोस वाले घर में आग लगी हो और हवा का रुख आपकी खिड़की की तरफ हो, तो सारा धुआं आपके कमरे में ही आएगा, और जब कमरे में आएगा तो वो प्रदूषण का केंद्र बन जाएगा। सेम सिचुएशन दिल्ली के साथ देखने को हमें मिलती है। और इसी के साथ इसके तीसरे जब कारक पे बात करते हैं, धूल भरी आंधियाँ, तो धूल भरी आंधियाँ भी एक कार्य करती हैं कि गर्मियों के मौसम में राजस्थान के थार मरुस्थल से आने वाली जो भी धूल भरी आंधियाँ होती हैं वो दिल्ली के वायुमंडल में जो इजाफा करती हैं, हमें जो इजाफा देखने को मिलता है पीएम PM10 प्रदूषक करों में हमें जो इजाफा देखने को मिलता है, जिसके कारण राजस्थान का थार मरुस्थल भी एक कहीं ना कहीं केंद्र बन जाता है। और वहीं अगर इसके बारे में तापीय मौसम और तापीय व्युत्क्रमण के बारे में समझें, तो तापीय और व्युत्क्रमण के बारे में हम ऐसे समझ सकते हैं कि सर्दियों में एक्चुअल इसमें होता क्या है कि सर्दियों में हवा ठंडी होकर भारी हो जाती है और नीचे बैठ जाती है। यह एक ढक्कन की तरह काम करती है जो प्रदूषण को जमीन के पास ही रोक लेती है। इसे ही एक वैज्ञानिक भाषा में टेम्परेचर इन्वर्जन कहते हैं। अगर हम इसके एक उदाहरण के साथ बात करें तो आमतौर पर क्या होता है कि जमीन के पास की हवा गर्म होती है और गर्म हवा हल्की होती है, तो हल्की होने के कारण वह ऊपर की ओर उड़ जाती है और अपने साथ सारा धुआं और प्रदूषण भी ले जाती है। लेकिन सर्दियों में और दिल्ली में यह खेल उल्टा हो जाता है। आइए इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए कि आप एक ठंडे कमरे में बैठे हैं और आपके सामने एक गर्म चाय की केतली रखी है जिससे भाप निकल रही है। और बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग, सामान्य स्थिति में होता क्या है कि अगर कमरा सामान्य है तो भाप ऊपर उठेगी और पंखे या खिड़की के रास्ते बाहर निकल जाएगी। यह सामान्य स्थिति में होता है, अर्थात गर्मियों की स्थिति में। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया है कि सामान्य स्थिति जमीन के पास की हवा गर्म होती है और गर्म हवा हल्की होने के कारण ऊपर उठ जाती है। और वहीं इन्वर्जन की स्थिति में और सर्दियों की स्थिति में होता यह है कि कल्पना कीजिए, अगर आप केतली के ठीक 2 फुट ऊपर किसी ने एक कांच की प्लेट रख दी है तो अब क्या होगा, वो भाप उस प्लेट से टकराकर वहीं नीचे जम जाएगी और धीरे धीरे पूरी मेज पर धुंध छा जाएगी। तो दिल्लियों में होता यही है कि सर्दियों में जमीन बहुत ठंडी होती है जिससे उसके पास वाली हवा भी ठंडी और भारी हो जाती है और ऊपर की हवा तुलनात्मक रूप से गर्म रहती है और गर्म हवा उस कांच की प्लेट या ढक्कन पर का काम करती है और नीचे वाली ठंडी और भारी हवा ऊपर नहीं जा पाती है। इसीलिए गाड़ियों और फैक्ट्रियों का धुआं जमीन के पास ही फंस जाता है। इसी बीच
हम दूसरे टॉपिक पे बात करते हैं। दूसरे, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, CAQM, इस बॉडी के बारे में बात करते हैं। इसका पूरा नाम कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है। वायु वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग। यह दिल्ली एनसीआर की हवा को साफ करने के लिए बनाई गई एक सुप्रीम बॉडी है। अगर आप लोग ध्यान देंगे कि अगर प्रश्न आता है कि यह केवल दिल्ली की हवा को साफ रखने के लिए बनाई गई बॉडी है, तो यह गलत होगा, क्योंकि दिल्ली के साथ साथ यह एनसीआर के क्षेत्र को भी कवर करती है। और अगर हम इसके वैधानिक ढांचे की बात करें तो CAQM को एक सांविधिक निकाय के रूप में 2021 में अधिनियमित किया गया था। अर्थात यह संसद के कानून के द्वारा बनाई गई थी। कब? 2021 में सांविधिक रूप में। इससे पहले इसकी सुप्रीम पावर के बारे में जानते हैं, तथा इससे पहले एक बॉडी होती थी EPCA, एनवायरमेंट पॉल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी। तो EPCA की जगह CAQM ने ले ली। इसकी खास बात यह है CAQM की कि यदि CAQM के निर्देशों और राज्य सरकारों के नियमों में टकराव होता है तो CAQM के निर्देश सर्वोपरि माने जाएंगे। और अगर इसके क्षेत्राधिकार की बात करें तो यह केवल दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे NCR और आसपास के क्षेत्रों जैसे कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी के उन क्षेत्रों पर भी नजर रखता है जो दिल्ली की हवा को प्रभावित करते हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि ऊपर बताया है कि पंजाब और हरियाणा में जो पराली का दहन होता है, तो पराली के दहन के कारण भी दिल्ली की हवा प्रदूषित होती है। राजस्थान का भी मैंने आप लोगों को बताया है कि राजस्थान के थार मरुस्थल से चलने वाली हवा जो कि PM10 कणों को उत्तर की ओर हवा चलती है, तो PM10 कण दिल्ली की ओर प्रवाहित होते हैं, जिससे कि वायु प्रदूषण में वृद्धि करता है। भौगोलिक कारक में अभी जैसे कि मैं ऊपर एक्सप्लेन कर ही चुका हूं कि दिल्ली ही क्यों, एक लैंडलॉक आप लोगों को अभी स्थिति ऊपर बताई है और तापीय व्युत्क्रमण की भी स्थिति बताई है। दोनों स्थिति बता के नीचे इसी के बारे में एक मैप दिया, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को ऊपर इसके बारे में बता दिया है, तो दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। और अगर प्रदूषण के मानक और AQI और प्रदूषक की बात करें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स जिसे हम AQI बोलते हैं, तो इसमें 8 प्रदूषक शामिल होते हैं। 8 प्रदूषक शामिल कौन कौन से होते हैं? पहला प्रदूषक जो शामिल होता है वो PM10। इन सब प्रदूषक के जितने भी प्रदूषक इसमें शामिल हैं वो सब हम लोगों को जीभ पर रटे हुए होने चाहिए। PM10, PM2.5, NO2, SO2, CO, NO3 ओजोन, NH3, PV। तो हम जैसा कि जानते हैं कि आप लोगों को इसमें कंफ्यूजन होगा, तो वो संभवतः पूरी उम्मीद है अगर आयोग आप लोगों को फंसाने की कोशिश करेगा तो वो आपको SO2 और CO ये है, इनकी जगह पे वो आपको दे देगा CO2। आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि CO2 इन कारकों में शामिल नहीं है। इतना आप लोगों को ध्यान रखना है कि कौन कौन से इसमें कारक शामिल हैं। और AQI का निर्धारण कौन करता है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अभी आप लोग केवल इतना ध्यान रखिएगा कि इसमें कौन कौन से प्रदूषक शामिल होते हैं। तो ये 8 प्रदूषक आपके जीभ पर एकदम रटे हुए पूरी तरह से होने चाहिए। PM10, PM2.0, NO2, SO2, CO, O3, NH3, PV। और इसी से संबंधित वायु। वहीं अगर हम इसके 5वें टॉपिक के बारे में बात करें, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बता दिया था कि इस टॉपिक में क्या क्या कवर करेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण सिद्धांत के बारे में हम बात करेंगे। जैसा कि पहला सिद्धांत आर्टिकल 21 और स्वच्छ पर्यावरण के बारे में है। तो सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 21 जीवन के अधिकार की व्याख्या करते हुए इसमें स्वच्छ पर्यावरण में जीने का अधिकार भी शामिल किया है। इसका मतलब है कि प्रदूषण केवल एक प्रशासनिक समस्या नहीं है बल्कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन भी है। तो आर्टिकल 21 का भी विस्तार इसी पहले आर्टिकल 21 का विस्तार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता रहा है समय समय पे, और
अगले टॉपिक की हम बात करें, अगले सिद्धांत के बारे में बात करेंगे तो अगला सिद्धांत एहतियाती सिद्धांत, जो कि प्रदूषण, वायु प्रदूषण के संदर्भ में है। एहतियाती सिद्धांत के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं, ये एक ऐसा सिद्धांत है कि अगर कोई ऐसी गतिविधि हो रही है जिससे पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंच रहा है, तो इसमें वैज्ञानिक प्रमाणों की प्रतीक्षा किए बिना उसे रोकने के कदम उठाए जाने चाहिए। तो ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एहतियाती सिद्धांत दिया गया था कि अर्थात जिस भी गतिविधि से पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है तो उसके लिए वैज्ञानिक प्रमाणों की प्रतीक्षा नहीं की जाएगी, उससे पहले ही उन सिद्धांतों पर या उस गतिविधि पर रोक लगा दी जाएगी, जिससे कि पर्यावरण प्रदूषण या पर्यावरण के कारण होने वाली हानि को रोका जा सके। इसी के आधार पर एक और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सिद्धांत दिया गया है, पब्लिक ट्रस्ट सिद्धांत। पब्लिक ट्रस्ट सिद्धांत गांधी जी के ट्रस्टीशिप सिद्धांत से लिया गया है। इसका मतलब यह होता है कि पानी, हवा और मिट्टी जैसे संसाधन जो कि पूरी मानवता के लिए हैं और सरकार इनकी मालिक नहीं है बल्कि ट्रस्टी है। ट्रस्टी अर्थात इसकी रक्षक है। तो ये तीन सिद्धांत आप लोग याद रखें। आर्टिकल 21 जैसा कि मौलिक अधिकार जीवन के अधिकार में शामिल किया गया है स्वच्छ पर्यावरण को। एहतियाती सिद्धांत ये है कि किसी भी एक्स गतिविधि से पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है तो कमेटी या फिर वैज्ञानिक प्रमाण की प्रतीक्षा नहीं की जाएगी, उससे पहले ही सरकार या फिर कोर्ट या फिर न्यायालय द्वारा उस पर रोकने के कदम उठाए जाने चाहिए। और पब्लिक ट्रस्ट सिद्धांत यह है, गांधी जी के सिद्धांत से लिया गया है कि जो भी प्राकृतिक संसाधन है वो पूरी मानवता के लिए हैं, सरकार इनकी मालिक नहीं बन सकती है, केवल रक्षक है। अगर इसके ऐतिहासिक क्रम की हम ऐतिहासिक हस्तक्षेप की बात करें कि इसके पहले ऐतिहासिक हस्तक्षेप क्या क्या हो चुके हैं, तो हम ऐतिहासिक के संदर्भ में हम देखेंगे। ऐतिहासिक के संदर्भ में हम ये तीन केस देखेंगे, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ऐतिहासिक हस्तक्षेप के संदर्भ में पहला जो केस ऐतिहासिक के संदर्भ में है वो है एमसी मेहता वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1986। इस केस के बाद ही दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन जो कि बस और ऑटो को सीएनजी में बदल दिया गया था। उससे पहले जो भी यहाँ पे सार्वजनिक परिवहन थे वो डीजल पेट्रोल वाले जो वाहन थे, लेकिन अब और इस केस के बाद 1986 के बाद उन सभी सार्वजनिक वाहनों को सीएनजी में बदल दिया गया। इसी तरह पटाखों पे प्रतिबंध, जैसा कि हम सभी लोग देखते हैं कि दिवाली के टाइम पे सुप्रीम कोर्ट द्वारा पटाखों की बिक्री और उपयोग पर कड़े निर्देश दिए जाते हैं, और इस बार तो ग्रीन पटाखे नाम का एक नया कॉन्सेप्ट भी निकल के सामने आया था। ग्रीन पटाखे कॉन्सेप्ट भी निकल के सामने आया था, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिए थे। और इसी तीसरा बदरपुर थर्मल पावर प्लांट, अदालत के हस्तक्षेप के बाद ही प्रदूषण फैलाने वाले इस पुराने पावर प्लांट को बंद कर दिया गया था, जो बदरपुर थर्मल पावर प्लांट के नाम से जाना जाता था। इसी के तहत अन्य पहलू में अब हम बात करते हैं अन्य पहलू के बारे में। जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया है कि ग्रैप, इसकी फुल फॉर्म होती है ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। तो अर्थात होता क्या है कि जब दिल्ली की हवा बिगड़ने लगती है तो CAQM बॉडी ग्रैप लागू करता है। उदाहरण के लिए आप ऐसे मान सकते हैं कि जैसे स्कूल में ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो छुट्टी हो जाती है, वैसे ही प्रदूषण के लेवल के हिसाब से ग्रैप के नियम लागू होते हैं। ग्रैप के नियम लागू होते हैं और AQI कितना पहुंच जाता है तो इसे कौन सी स्टेजेस का नाम दिया जाता है, तो हम इसे समझते हैं एक इसके द्वारा, एक फ़ोटो के द्वारा समझते हैं। इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया है कि अगर जब क्वालिटी AQI 201 से लेकर 300 के बीच पहुंच जाता है तो इसे एक खराब स्थिति मानी जाती है। और इस स्थिति में होता ये है कि कूड़ा जलाने पे रोक लगा दी जाती है और सड़कों की सफाई की जाती है। स्टेज 2 जब AQI 301 से लेकर 400 के बीच पहुंच जाता है तो इसे बहुत खराब स्टेज माना जाता है, अर्थात इसमें डीजल जनरेटर का कम इस्तेमाल करने की बात की जाती है। और स्टेज 3 जिसमें AQI 401 से लेके 450 के बीच पहुंच जाता है तो इसे गंभीर स्थिति मानी जाती है। और इस स्थिति में होता क्या है कि निर्माण कार्य कंस्ट्रक्शन
जैसे कि मकान बनाना पूरी तरह बंद कर दिया जाता है, पुरानी गाड़ियों पर रोक लगा दी जाती है। और इसी स्टेज जब 4 जिसमें मोर देन 450 से अधिक AQI लेवल पहुंच जाता है, इस स्थिति को अति गंभीर स्थिति के रूप में वर्णित किया जाता है। इसमें ट्रकों की एंट्री बंद, स्कूलों की छुट्टी कर दी जाती है और ऑड इवन की व्यवस्था को लागू कर दिया जाता है, जैसे कि कुछ टाइम पहले अरविंद केजरीवाल सरकार में उनके राज में दिल्ली में लागू किया गया था। और फिर दिल्ली में AQI 400 होने का ही मतलब है कि कुदरत आपसे कह रही है कि बेटा आज सांस लेना जिम जाने से ज़्यादा भारी पड़ेगा। अब इसी संदर्भ में हम आगे बढ़ते हैं। प्रदूषण के मानक को हमने देख ही लिया है कि इसके संदर्भ में उपाय क्या क्या हो सकते हैं। वायु प्रदूषण के लिए उपाय कौन कौन से किए हैं सरकार ने और कौन से और किए जा सकते हैं। तो पहला जो भारत सरकार द्वारा चल रहा है वो राष्ट्रीय स्वच्छ वायु प्रदूषण। यह भारत के लिए पहला ऐसा कार्यक्रम है, आप इसको याद रखिएगा, पहला ऐसा कार्यक्रम है जो वायु प्रदूषण को कम करने के लिए समयबद्ध लक्ष्य है, अच्छा टाइम बाउंड टारगेट निर्धारित करता है। इसका लक्ष्य अभी तक जो था तो वो 2024 तक है। PM 2.5 और PM10 के स्तर में 20 से 30% की कमी करना था, लेकिन यह समय से पूर्ण न होने के कारण इसका अब टाइम बढ़ा दिया गया है। अब इसका टाइम 2026 तक 40% कर दिया गया है। और इसकी विशेषता क्या है राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की, कि यह केवल दिल्ली पर ही केंद्रित नहीं है बल्कि देश के विभिन्न शहरों को भी कवर करता है, जिसकी संख्या 131 है जो कि वायु गुणवत्ता मानकों को पूरा नहीं कर रहे हैं। इसी संदर्भ में जब हम बात करते हैं दूसरे कार्यक्रम की, तो पराली प्रबंधन व तकनीक, पराली की समस्या को हल करने के लिए सरकार 2 तरह के समाधानों पर काम कर रही है। पराली प्रबंधन और पराली तकनीक, पराली की समस्या को हल करने के लिए, जिसमें इन सीटू की चर्चा की जाती है कि अर्थात खेत के अंदर ही इसका समाधान हो सके, एक्स सीटू अर्थात खेत के बाहर समाधान हो सके। और पूसा डिकम्पोजर क्या होता है? पूसा डिकम्पोजर एक कैप्सूल है, आप इसे मान सकते हैं कि यही अर्थात होता है कि पूसा डिकम्पोजर एक कैप्सूल होता है जो कि पानी में घोल दिया जाता है और पानी में घोलने के बाद यह पराली को खेत में गलाकर ख़त्म करने का कार्य करता है। इन सीटू और एक्स सीटू के बारे में अगली क्लास में पर्यावरण से संबंधित शब्दावलियों की चर्चा की जाएगी, तो इन सीटू और एक्स सीटू को वहाँ पूरी तरह से समझाया जाएगा एक आम उदाहरण के द्वारा, जैसे कि आज समझाया गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी और आप लोगों ने पूरी क्लास को देखा भी होगा। आप सब लोगों को देखने के लिए क्लास थैंक यू और अच्छी लगे।